बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। आज रेफरेंसेस की समाअत हुई है और आज दो रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है एहतसाब अदालत के जज आज़म ख़ान साहब ने। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इस कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आज कर दी है। और आप सोच नहीं सकते कि आज आसिफ जरदारी की क्या हालत थी और बिलावल जरदारी माफिया कितने चीखो पुकार में मुलव्वस थे और वो कर रहे थे चीखो पुकार, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ और अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब बिलावल जरदारी ने रात फारूक एच नायक साहब के साथ एक मीटिंग की और वो मीटिंग ये थी कि आपने आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ये जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको रुकवाना है। और उनको ये उम्मीद थी कि उनकी जो दरख्वास्त पेंडिंग है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिपोर्ट मांगी हुई है नैब से, तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि अत्तर मिनल्ला साहब से हम ऑर्डर करवा लें और इस कार्रवाई को हम रुकवा दें। तो जब कार्रवाई रुक जाएगी तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी रुक जाएगी, इसलिए फ़र्द जुर्म आयद ना हो। लेकिन बिलावल जरदारी को बड़ी नाकामी हुई और बिलावल जरदारी को जो वो रिलीफ लेना चाहते थे अदालत ने उनको नहीं दिया। फारूक एच नायक साहब उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। दूसरी तरफ हम एक और इशू देखते हैं और वो मामला है जो सिंथिया रिची का जो मामला है उस हवाले से रहमान मलिक को और बिलावल जरदारी को बड़ी नाकामी हुई है सुप्रीम कोर्ट से और अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है सारे के सारे मामलात से रहमान मलिक और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। पहले हम आसिफ जरदारी की समाअत के हवाले से बात कर लेते हैं। जज आज़म खान साहब की अदालत में आसिफ जरदारी मौजूद थे, आसिफ जरदारी पेश हुए हैं। पार्क लेन में ज़िमनी रेफरेंस फाइल किया गया था जिसको चैलेंज किया गया था उस कार्रवाई को और वो खारिज हो गई थी दरख्वास्तें। तो बाद में अदालत ने 28 सितंबर को हुक्म फरमाया था कि इसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाया जाएगा। 28 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फ़र्द जुर्म लगा दी गई थी, लेकिन ये जो दो केसेस थे पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस, इन दोनों की फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोक दिया गया था। तो जो अदालत है उन्होंने 5 अक्टूबर का टाइम दिया था। मुल्ज़िम आसिफ जरदारी ने और उनके वकील फारूक एच नायक साहब ने पार्क लेन रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के पास वो केस लगा था। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने उनको फौरी रिलीफ नहीं दिया था, उनको इंटरम स्टे नहीं दिया था और वो जो रिलीफ लेने गए थे वो रिलीफ ना मिला और 14 अक्टूबर के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए थे और नैब से रिपोर्ट तलब कर ली थी। अब इनको ये लगा था कि ये उस दरख्वास्त की कॉपी देंगे और बताएंगे कि जनाब हमारी ये रिट पिटिशन नंबर है, ये टाइटल है, ये जज साहब हैं और इस तारीख को ये मुकर्रर हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नैब ने इसमें जवाब देना है। तो क्योंकि हमारा मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, मामला सब जुडिस हो गया है, तो जब तक अब इस्लामाबाद इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती तब तक फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोका जाए। ये इस्तदा लेकर फारूक एच नायक साहब आज अदालत में पेश हुए और अदालत से कहा कि मुल्ज़िम तो हाजिर है लेकिन आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं लगेगी। अदालत ने पूछा क्यों नहीं लगेगी, तो कहा जी कि क्योंकि हमारा मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जो नैब है उससे जवाब तलब कर लिया है और नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और नैब को अब जवाब देना पड़ेगा और नैब के पास अब कोई चारा नहीं है कि उसका जवाब न दे। तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं होती या खारिज नहीं होती, फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक आप इस रेफरेंस की कार्रवाई को मुलतवी कर दें। तो जज आज़म खान साहब मुस्कुराने लग गए और उन्होंने कहा कि फ़ारूक एच नायक साहब आप बड़े सीनियर वकील हैं और मैं आपका बड़ा हया करता हूं, लेकिन आप बात गलत कह रहे हैं और गलत बात कभी भी अदालत नहीं मानेगी। अदालत वहां पर रिलीफ आपको देगी जहां कानून के मुताबिक बनता होगा। जहां आप गैर कानूनी तरीके से रिलीफ मांगने की कोशिश करेंगे अदालत आपके सामने खड़ी हो जाएगी और अदालत कानून और इंसाफ का साथ देगी, अदालत मुल्ज़िम का साथ नहीं देगी। अदालत ने कहा कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने हमारी कार्रवाई को स्टे कर दिया है, क्या प्रोसीडिंग्स को उन्होंने रोक दिया है, जिसका जवाब फारूक एच नायक साहब ने कहा कि फौरी तौर पर हमारी जो इंटरम स्टे की एप्लीकेशन थी वो तो मंजूर नहीं हुई बल्कि अदालत ने रेगुलर मेन केस में नोटिस जारी कर दिए हैं। तो जो एहतसाब अदालत थी जज आज़म खान साहब ने फरमाया कि जब जो लाहौर हाई कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने आपकी जो इस्तदा थी प्रोसीडिंग्स स्टे करने की वो नहीं मानी और मुस्तरद कर दी,
तो आप किस बिहाफ पर मेरे सामने आकर ये इल्तजा कर रहे हैं और ये इस्तदा कर रहे हैं कि मैं आज कार्रवाई ना करूं क्योंकि आपकी रिट पिटिशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जो बात आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं मानी, मैं कैसे मान सकता हूं? और मैंने तो वो करना है जो कानून के मुताबिक है। आज जब आज की जो तारीख है वो फिक्स है फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए, और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रुकवाने के लिए आपके पास कोई स्टे का ऑर्डर नहीं है, तो आज वो होगा जो मेरा ऑर्डर है और उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और साथ अदालत ने स्टैनो से कहा कि जी फ़र्द जुर्म के लिए आप वो तैयार करें जो चार्जशीट है। स्टेनोग्राफर ने वो चार्जशीट तैयार की और अदालत ने मुल्ज़िम आसिफ जरदारी मुसलसल फ़ारूक अचनाक साहब के कान में कुछ कहते रहे, और वो मेरे ख्याल में बिलावल जरदारी का वो पैगाम था कि कुछ हो जाए, आज फ़र्द जुर्म नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले 3 केसेस में फ़र्द जुर्म तो लग चुका है मुल्ज़िम के ख़िलाफ़, और मुल्ज़िम नहीं चाहते कि उनको मज़ीद को उनके लिए परेशानी बने, और वो इस कोशिश में थे कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा। मुसलसल आसिफ जरदारी और फ़ारूक अचनाक अदालत में गुफ्तगू करते रहे, लेकिन अदालत अपना काम करती रही, और जब चार्जशीट निकली अदालत ने मुल्ज़िम को फ़र्द जुर्म की जो चार्जशीट थी वो पढ़कर सुनाई और कहा कि आपके ख़िलाफ़ पार्क लेन का ज़मीनी रेफरेंस फाइल हुआ है, उसमें आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है, आप और आपके लोगों ने मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड किया है, आपने बैंक फ्रॉड किया है, आपने पब्लिक ऑफिस को मिसयूज़ किया है, और आपने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि नेशनल बैंक से आपने कर्ज़े लिए हैं और नेशनल बैंक पाकिस्तान का बैंक है, और आपने फिर वो कर्ज़े वापस नहीं किए, और आपने अपना ऑफिस मिसयूज़ करते हुए नेशनल बैंक के ऊपर इन्फ्लुएंस करके गैर कानूनी तरीके से ये सारा काम किया है, तो आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई जाती है। क्या आप इस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को कबूल करते हैं? क्या आप सेहत जुर्म को कबूल करते हैं? जिसके ऊपर आसिफ जरदारी ने कहा जी कि मैं फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को कबूल नहीं करता, मैं सेहत जुर्म से इनकार करता हूँ। साथ अदालत ने जो ठट्ठा वाटर सप्लाई था उसकी जो फ़र्द जुर्म थी वो पढ़कर सुनाई चार्जशीट, उसकी भी सेहत जुर्म से मुल्ज़िम ने इनकार किया, और अदालत ने 19 मुल्ज़मान हैं पार्क लेन रेफरेंस में, 15 मुल्ज़मान हैं ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में, सब के ख़िलाफ़ अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। आसिफ जरदारी से ये कहा गया कि 20 अक्टूबर को आपके ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस की कार्रवाई होगी और उसमें गवाहों को तलब कर लिया है, और 21 अक्टूबर को ठट्ठा वाटर सप्लाई केस में गवाहों को तलब कर लिया है, और मुल्ज़िम आसिफ जरदारी को ये कहा है कि वो अगली तारीख़ों पर भी अपनी जो अदालत में पेशी है उसको यकीनी बनाएं। जब आसिफ जरदारी अदालत से बाहर निकलते हैं, मीडिया से बात करते हैं, और उनसे मेन सवाल है वो ये है कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी, उन्होंने कहा जी तकरीर पर पाबंदी नहीं लग सकती, अगर वो टीवी पर उसकी तकरीर पर पाबंदी लगा देंगे तो ये मोबाइल फ़ोन, आजकल हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, ये ख़ुद टीवी है, तो नवाज शरीफ की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। साथ सवाल किया गया कि ख्वाजा आसिफ ने आपके बारे में बड़ी बात की, तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जो अपोजिशन के इत्तेहाद है उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और उसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हमारी कमिटमेंट मरियम और नवाज शरीफ के साथ है और हम उनके साथ कायम हैं। लेकिन बदकिस्मती कि उन्होंने भी शहबाज शरीफ के बारे में कोई बात नहीं की, और शहबाज शरीफ जैसे अकेले थे वैसे ही अकेले रह गए, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। शहबाज शरीफ का वो हाल हुआ और वो इसी हाल में जेल में और नैब की कस्टडी में पड़े हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिंथिया रिची का मामला है, सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ बिलावल जरदारी लोगों की एक दरख्वास्त थी बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला और सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी सिंथिया रिची की थी जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को जो उसमें जस्टिस ऑफ पीस हैं उनसे ये गुजारिश की थी और उनसे ये कहा था और हुक्म दिया था कि कानून के मुताबिक सिंथिया रिची की जो अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है उसको डिसाइड करें, जिसको डिसाइड वो अभी पेंडिंग थी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जो डायरेक्शन दी गई है जस्टिस ऑफ पीस को, वो गैर कानूनी है और उसका कानून में कोई जवाज़ मौजूद नहीं है और वो डायरेक्शन ख़त्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब रहमान मलिक को बड़ी नाकामी हो गई सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार है, अगर वो ये समझते हैं कि सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर कोई कानूनी जवाज़ है या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो उनको कानूनी कार्रवाई करने दी जाए और आप इस कानूनी कार्रवाई को रोक नहीं सकते या आप इसमें रुकावट नहीं बन सकते। हालांकि लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी तकरीर की, बड़ी वहाँ पर केस लाज पेश किए, लेकिन अदालत ने 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मुस्तरद कर दी थी।
अब जब रहमान मलक हर तरफ से मायूस हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी दरखास्तें खारिज हो गई हैं और अब जस्टिस ऑफ पीस ने रहमान मलक के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा के फ़ैसला करना है, जब उनको नज़र आ गया कि उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला, जब उनको नज़र आ गया कि जो बेगैरती उन्होंने 10 साल पहले की थी अब उसका जवाब उनको देना पड़ना है, और जो उन्होंने ज़्यादती की थी एक औरत के साथ उसका जवाब अब उनको देना पड़ना है। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं अपने ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं अब मैं उनकी ना निगरानी करूँगा और ना मैं उन मुकदमात में पेश हूँगा, जो मेरे ख़िलाफ़ होगा वो अल्लाह की अदालत में होगा। अब आप इनकी हालत देखें, शहबाज शरीफ ने भी पूरी कोशिश की, पूरे 3 महीने उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत को जानबूझकर उसको लिंगर ऑन करते रहे, 4 दिन तक बहस करवाते रहे। जब खारिज होने लगी और उन्होंने वापस ले ली और उनको जो इंटरम रिलीफ मिला था वो रिकॉल हो गया और गिरफ्तार हो गए, तो कहते हैं जी अब मैं कोई वकील नहीं करूँगा, मेरी अल्लाह की अदालत में मेरा केस चला गया। और यही बात जब रहमान मलक सुप्रीम कोर्ट तक उनकी दरखास्तें खारिज हो गई, उसके बाद अब भाई आप अल्लाह की अदालत में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई अदालत है नहीं, और अल्लाह की अदालत में तो आप पेश होने के काबिल नहीं है, और अगर अल्लाह की अदालत लग गई तो फिर तो कुछ नहीं बचना। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना फेस बचाने के लिए, और आप ये कहते हैं कि अब आप अपने मुकदमात को अल्लाह के अदालत में छोड़ देते हैं और आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आएगा आप उसको देखेंगे। उसकी वजह यह है कि अब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, अब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, आपने जो रेप किया है उस रेप का मुकदमा दर्ज होगा, और आप लोग और आपकी जमात और जो बिलावल जरदारी आपको बचा रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ जो मीडिया के सामने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स का भी ढिंडोरा पीटते हैं, वीमेन राइट्स की भी बात करते हैं, और जहाँ एक औरत के साथ ज़्यादती हुई है उस पर इनको इतनी भी तौफीक नहीं कि ये मजम्मत कर लें, बल्कि लतीफ़ खोसा साहब को स्पेशल इन्होंने टारगेट दिया हुआ था कि सिंथिया रिची को आपने जितना आप उसको जलील कर सकते हैं जलील करवाना है, और आपने रहमान मलक और यूसुफ रज़ा गिलानी को बचाना है। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बिलावल जरदारी की ये चालें नाकाम हो गई हैं, अदालतों ने रगड़ा लगा दिया है और अदालतों ने उनकी ये इस्तदाएँ मुस्तरद कर दी हैं। और अब आपको अगले चंद दिनों में रहमान मलक के ख़िलाफ़ रेप का मुकदमा भी दर्ज होगा और वो लंबे अरसे के लिए जेल जाएंगे, और उनकी जो जमहूरियत पसंदी का भयानक चेहरा है उससे नकाब उतरेगा और एक मज़लूम को इंसाफ मिलेगा। इन केसेस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।